नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में यानी आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित आसानी से आप देख सके। इस चैप्टर में हर एक पॉइंट को रखा गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक को यानी कि पूरे बुक का पूरा निचोड़ रखा गया है। यानी कि बुक में तो बहुत सारे मैटर दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक कोशिश की गई है हर एक पॉइंट को क्या है अलग अलग कलर से दर्शाया गया है कि आपका फोकस केवल उसी पॉइंट पर जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में आपको किन किन पॉइंट पर फोकस करना है। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप निम्न पॉइंट को समझ पाएंगे। यानी कि आपको क्या है भूमंडलीकृत का अर्थ पता चल जाएगा। यानी आधुनिक युग से पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेशम मार्ग क्या है, यानी रेशम मार्ग से दुनिया कैसे जुड़ती है, और भोजन की यात्रा का इतिहास क्या है, और विजय बीमारी यानी व्यापार में हम क्या क्या देखेंगे, और 19वीं शताब्दी के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, और विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ था, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की भूमिका कैसी रही है, और 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस तरह से रहा, और रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग किस प्रकार से फैला, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना यानी कि एक देश से दूसरे देश को जो मजदूर भेजे जाते थे, और विदेश में भारतीय उद्यमी इनका रोल क्या रहा, और भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण व्यवस्था। यानी इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम भूमंडलीकृत, तो हम समझ लेते हैं कि भूमंडलीकृत का मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने भूमंडलीकृत को एक तरफ से क्या क्या समझ लिए होंगे। तो आप भूमंडलीकृत को एक वैश्वीकरण की तरह से समझ सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकृत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है दुनिया के विभिन्न देश आपस में एक दूसरे से क्या है व्यापार के माध्यम से, विचारों के माध्यम से तथा संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से आपस में क्या है जुड़ते हैं। यानी एक दूसरे के बीच में क्या आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, देश एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान करते हैं, तो चाहे व्यापार के द्वारा हो सकता है, विचार संस्कृति के द्वारा। ठीक है, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया के द्वारा वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, हम इसको एक अलग परिभाषा के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है भूमंडलीकृत कहलाता है, या इसको आप वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको अपनी भाषा में भी आप कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है व्यापार के माध्यम से या विचार के माध्यम से, ठीक है, तो उन दोनों देशों के बीच में क्या होता है कि एक आदान प्रदान होता है। यानी कि वे हमारी संस्कृति को सीखते हैं, हम उनकी संस्कृति को सीखते हैं। तो जब दो देशों के बीच में व्यापार भी होता है तो हम उनकी वस्तु खरीदते हैं, वे हमारी वस्तु को खरीदते हैं। इस तरह से एक देश का दूसरे देश के बीच में क्या आदान प्रदान होता है और दोनों के बीच में आपसी जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग में क्या हर तरफ से क्या हम तकनीकी से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी हम एक जगह से बैठ के पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं, और पूरे व्यापार के माध्यम से हम लेन देन भी कर सकते हैं एक जगह से बैठकर। ठीक है, तो एक देश क्या है दूसरे देश से काफ़ी जुड़ा हुआ है। एक कंपनी है वो दूसरे देश में जाके भी वहाँ पर क्या है अपनी कंपनियाँ खोलती है, या उस देश के साथ मिलकर अपनी क्या है कंपनी खोलती है। ठीक है, तो ये तो वर्तमान समय की बात है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पहले हेडिंग में कि आधुनिक युग से पहले क्या क्या होता था। यानी आधुनिक युग से पहले क्या व्यापार नहीं होता था, एक देश दूसरे देश से किस प्रकार से जुड़े होते थे, इन सब चीज़ को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आधुनिक युग से क्या क्या पहले होता था। तो आप सभी जानते हैं कि भाई आधुनिक युग से पहले की जब बात आती है तो प्राचीन काल की बात आती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बहुत सारे यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री जो थे ये क्या करते थे भाई ज्ञान के माध्यम से, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, या बहुत सारे क्या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए क्या दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि व्यापार के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, ठीक है,
या अवसरों या शांति या बहुत सारे लोग यात्रा से बचने के लिए क्या है अलग अलग देशों की यात्रा करते थे। ठीक है, तो अपनी यात्राओं में ये लोग करते क्या थे कि तरह तरह की चीज़ें भी ले जाते थे अपने साथ में। ठीक है, जैसे पैसा, चीज़ें, मूल्य, मान्यताएं, अरे हुनर का विचार, आविष्कार, यानी कि वे एक देश से जब दूसरे देश में जाते थे बहुत सारी चीज़ें भी ले जाते थे, पैसे, मूल्य, मान्यताएं, या उनके अंदर जो टैलेंट है वो भी ले जाते थे, विचार भी ले जाते थे और ले आते भी थे, या कोई उन्होंने खोज कर रखी है आविष्कार तो वो भी एक देश से दूसरे देश में जाती थी। यहीं तक सीमित नहीं था, ये लोग अपने साथ साथ क्या करते थे, अगर कीटाणु या बीमारी भी अपने साथ में ले जाते थे, यानी अगर कोई किसी को बीमारी है तो वे क्या है दूसरे देश में जाके वो फैला देते थे, या हम वहाँ से यहाँ पर अपने देश में लेकर आ जाते थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से क्या है सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिमी सभ्यता के साथ जोड़ा गया। अब देखिए, यानी कि 3000 ईसा पूर्व की बात हो रही, हम कह सकते हैं जैसे कि आज हम 2022 में। ठीक है, तो 2022 क्या ईस्वी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही ईसा पूर्व की। अब ईसा पूर्व होता क्या है, जैसे जब ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसे हम क्या 0 ईस्वी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद के जो काल होता है इसे हम ईस्वी में काउंट करते हैं, जैसे 1 ईस्वी हो गया, 100 ईस्वी हो गया, इसी तरह करते करते क्या 2000 क्या है आज 22 चला, तो ये ईस्वी में काउंट होता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं होती है उसे हम ईसा पूर्व की संज्ञा देते हैं, यानी कि 1 साल पहले, 100 साल पहले, इसी तरह क्या है इसमें क्या है 3000 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो यानी कि 3000 ईसा पूर्व के पहले भी क्या है भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। भारत का मतलब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इधर क्या है सिंधु नदी बहती थी भारत के, तो इसलिए इसको क्या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यापार था वर्तमान में जो पश्चिमी एशिया है इनके साथ होता था। ठीक है, चलिए, तो ये जैसे कि अभी हम देखते हैं कि भाई 1000 साल से भी ज़्यादा समय से जो एक मालदीव देश था इसके समुद्र में जो पाई जाने वाली कौड़ियाँ होती थी, तो जिनको पहले क्या लोग पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो ये जो कौड़ियाँ हैं ये चीन और पूर्वी अफ्रीका तक भी पहुंच गई थी, यानी कि चीन और पूर्वी अफ्रीका में भी कौड़ियों को पाया गया जो मालदीव के समुद्र में पाई जाती थी। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता था कि मालदीव का जो व्यापार था ये चीन और पूर्वी अफ्रीका से होता था, यानी कि कौड़ियों का जो इस्तेमाल ये मुद्रा के रूप में किया जाता था। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम बात करने वाले रेशम मार्ग और सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग क्या है और जिसको सिल्क रूट इंग्लिश में कह सकते हैं, तो इससे पूरी दुनिया आपस में जुड़ती कैसे थी, चलिए देखते हैं कैसे जुड़ती थी। तो चीन को क्या है कि भाई पश्चिमी देशों, यानी कि चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जो जोड़ने वाला जो मार्ग यानी कि व्यापारिक मार्ग था जिसको हम क्या है सिल्क रूट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, क्यों जानते थे, क्योंकि उस रास्ते से क्या सिल्क का व्यापार होता था। ऐसा ही नहीं कि केवल सिल्क का ही व्यापार होता था, उसके साथ बहुत सारा और भी व्यापार होता था, लेकिन उसको सिल्क का व्यापार होने के कारण उसको सिल्क रूट के नाम से भी उसको जानते थे, यानी कि रेशम मार्ग। जैसे आपके घर के अगल बगल कोई भी अगर गली होती है तो उस गली में जो कोई कार्य फेमस होता है तो वो गली उस कार्य के द्वारा फेमस हो जाती है। जैसे मान लो किसी गली में कोई दूध की डेयरी है तो दूध की डेयरी वाली गली के नाम से आप जाने जानते हैं। ठीक है, कहीं पर कोचिंग है तो कोचिंग वाली गली से जान जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये रूट क्या है सिल्क रूट के नाम से काफ़ी फेमस हो गया था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे कई रूट थे। ठीक है, तो सिल्क रूट क्या है ये ईसा पूर्व के समय से ही अस्तित्व में आ गया था, यानी कि जो सिल्क रूट का जो जन्म हुआ था ये ईसा मसीह के जन्म के पहले से ही अस्तित्व में आ गया था, जो 15वीं सदी तक क्या है बना रहा। ठीक है, और इसी रास्ते से क्या है चीन के बर्तन दूसरे देशों को भी जाते थे और भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के देशों में या दूसरे भागों में भी पहुंचते थे। यानी आपने देखा कि भाई चीन के जो बर्तन होते थे ये दूसरे देशों को भी जाते थे, और भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के जो कपड़े यानी कि जो भारत में बनने वाले कपड़े हैं या दक्षिण पूर्व एशिया में जो बनने वाले कपड़े हैं, कपड़े हो या मसाले हो, ये दुनिया के दूसरे भागों में भी पहुंचते थे। और जैसे यहाँ से व्यापारी लोग क्या करते थे
यहाँ से कपड़े लेकर जाते थे वहाँ पर, और वापसी में क्या वहाँ से क्या सोने चांदी जैसी कीमती क्या है धातुएं क्या है यूरोप से एशिया तक पहुँचती थी, क्योंकि लोग क्या करते थे कि भारत से जो कपड़े खरीदते थे और उसके बदले में क्या सोना चांदी वो देते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे यूरोप का सोना क्या है एशिया की तरफ पहुँचने लगा था। ठीक है, और सिल्क रूट के द्वारा आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे धर्म थे जैसे ईसाई है, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, यह क्या दुनिया के विभिन्न भागों में भी क्या पहुंच गया था। सिल्क रूट के द्वारा ही क्या है ये धर्म जो तो है एक दूसरे के यानी कि दुनिया के अन्य भागों में भी पहुंच गया था। अब हम देखते हैं कि भोजन की यात्रा, यानी कि भोजन की यात्रा किस प्रकार से, यानी कि जो एक जगह का जो भोजन है, जैसे हमने देखा कि भाई चीन में क्या अक्सर नूडल्स पाया जाता है। अब वो जो चीन में जो नूडल्स पाए जाने वाले हैं ये देश के अन्य भागों में कैसे फैल गया, या जो हम अपने देश में जो आलू का यूज करते हैं तो यह क्या वास्तव में आलू भारत की ही देन है या कहीं अन्य देश से यहाँ भारत में आया है। तो चलिए देखते हैं इसका इतिहास क्या है। ठीक है, यानी अगर खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ भी क्या है दूर देशों के बीच में क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। यानी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना ये एक दूसरे के बीच में क्या है सांस्कृतिक आदान प्रदान को क्या है ये उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, यानी आदान प्रदान कि हम उस देश के खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं वे हमारे। ठीक है, तो जब भी व्यापारी या मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो वे क्या करते थे जानने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज क्या बो आते थे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुसाफिर होते थे जो अन्य देश, मान लीजिए कोई बाहर का जो देश का व्यापारी हमारे देश में आता है तो अपने साथ जो भी फ्रूट या फल जो भी लाता है वो उसको खाता है यूज करता है और उसके जो बीज है हमारे देश में फेंक देता है। तो जानने अनजाने में होता क्या है कि उस फल के जो बीज यहाँ पर उगने लगते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया जा रहा है कि भाई जानने अनजाने में वो नई क्या है फसलों के बीज क्या है बो देते थे। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि जो नूडल्स है, नूडल्स जो है ये किसकी देन है चीन की देन है। ठीक है, जो वहाँ के दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा, यानी जो वहाँ से क्या है दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा, यानी जो चीन के जो नूडल्स है ये दुनिया के अन्य भागों तक क्या पहुँच गए थे। माना जाता है कि संभव है कि भाई पास्ता जो है ये भी क्या अरब यात्रियों के साथ क्या है 5वीं सदी में क्या है ये सिसिली पहुँच गया है। और सिसिली कहाँ है जो अब इटली का ही ये क्या है टापू है। ठीक है, और इसी तरह के आहार क्या है भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं जो नूडल्स है या जो आलू है यह क्या है कि अन्य देशों की देन है जो धीरे धीरे क्या है अलग अलग देशों में फैल गए। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आज जो हम खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो कौन से हो सकते हैं, आलू हो सकता है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है या टमाटर है, मिर्च, शकरकंद। तो ये कहाँ थे यूरोप और एशिया में तब ये आए थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था गलती से अमेरिकी महाद्वीप को खोज निकाला था। यानी कि देखिए इसकी भी एक लंबी कहानी है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये क्या है चला था इंडिया की खोज करने के लिए। तो इसने माना कि भाई दुनिया तो गोल है, हम किसी भी रास्ते से अगर चलेंगे तो भारत पहुंच जाएंगे। तो इसने क्या किया पश्चिम की तरफ से चलना शुरू किया। ठीक है, तो ये चलते चलते क्या किया पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। तो उस समय अमेरिका किसका अंग था, यानी अमेरिका का मतलब था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कुछ क्या कैरिबियाई द्वीप समूह इसमें आते थे। ठीक है, अब आलू का इतिहास क्या है, आलू के आने से आपने देखा कि यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोग आलू के आने से उनका जो जीवन है काफ़ी बेहतर हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ने लगी थी। यानी हम कह सकते हैं कि लोग आलू पे इतना निर्भर हो गए थे कि आयरलैंड के किसान, यानी आयरलैंड के जो किसान हैं वे आलू पर इतना निर्भर हो गए थे कि 1840 के दशक के अगर मध्य में यानी कि आलू में कोई बीमारी लग गई। ठीक है, और जिसकी वजह से आलू की जो फसल थी ये खराब हो गई और इसके कारण कई लाख लोग क्या है भूख से मर गए थे। यानी उस अकाल को क्या कहा जाता था आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि आलू के आने से उन लोगों की उम्र तो खैर बढ़ भी गई थी और वो आलू पे बहुत ज़्यादा निर्भर भी हो गए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए केवल इतना हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में भोजन पहुंचने लगा या आदान प्रदान होने लगा, तो ये तो था ही, इसके साथ साथ क्या है लोग जाते थे एक देश से दूसरे देश में तो वो अपने साथ बीमारी भी लेके जाते थे। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं विजय, बीमारी और व्यापार। तो ये हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है,
और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी ऐसा ना हो कि चैनल आपसे छूट जाए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है आप तक पहुंच ना पाए। तो इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में जब यात्रा करते थे या आते जाते थे तो वे किस तरह से बीमारी को भी साथ ले जाते थे। ठीक है, यानी 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने, या नाविक मतलब जो नाव चलाने वाले नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए क्या है समुद्री मार्ग खोज लिया था। ठीक है, जिससे क्या है पूरा विश्व बहुत छोटा सा दिखने लगा। अब देखिए क्या है, एशिया और अमेरिका के देश के लिए अगर समुद्री मार्ग खोज लिया जाएगा तो उस समुद्र के रास्ते से कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाएगा, जिससे पूरा विश्व क्या है छोटा दिखने लगा। जैसे आज देख रहे हैं ना कि जब सारी सुविधा है तो आप एक देश से दूसरे देश में, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश था जहां खनिज के भंडार एवं अनाज क्या है प्रचुर मात्रा में थे। यानी अमेरिका एक ऐसा देश था जहां पर बहुत सारे खनिज भंडार और अनाज क्या है प्रचुर मात्रा में था। और अमेरिका के जो अनाज और खनिज थे दुनिया के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। यानी अमेरिका के जो अनाज और खनिज थे इन्होंने दुनिया के लोगों का जीवन क्या पूरी तरह से बदल के रख दिया। ठीक है, जैसे आज के जो पेरू हैं और मेक्सिको की खानों से जो निकाले जाते थे चांदी, ये क्या है यूरोप की संपदा को भी क्या काफ़ी बढ़ावा दिया। अब देखिए कहीं से अगर चांदी निकलती रहेगी तो ये उस देश या उस द्वीप की संपदा को भी बढ़ाकर रखेगा। यानी पश्चिमी एशिया के साथ क्या है व्यापार को गति मिलने लग गई। ठीक है, और 17वीं सदी आते आते क्या हुआ पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में क्या है तरह तरह के किस्से बनने लगे। तो इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को क्या है सोने का शहर मानने लगे। यानी वहाँ का एक देश है यानी शहर है एल डोराडो, और इसको लोग क्या है सोने का शहर मानने लगे। ठीक है, अब क्या था उसकी खोज में बहुत सारे लोग क्या है लग गए। फिर क्या हुआ कि 16वीं सदी में के मध्य आते आते पुर्तगाली यानी पुर्तगाल देश के, स्पेनिश यानी स्पेन देश के सेनाओं की विजय का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब देखिए यानी कि 16वीं सदी आते आते क्या हुआ कि पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं का क्या है विजय का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते कि वे सैनिक ताकत के आधार पर वो जीतते थे, क्योंकि वो एक नए तरीके का यूज करते थे युद्ध को जीतने के लिए। वे क्या था चलिए देखते हैं आगे। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने क्या अमेरिका पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्या इस प्रकार से यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक के ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, बल्कि उनके जो हथियार थे वो चेचक नाम के क्या थे कीटाणु थे। लो, यानी वे हथियार के बल पे जीतते नहीं थे, यानी चेचक नाम के कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों के अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। ठीक है, अब भाई यूरोप के लोगों पर चेचक का जो आक्रमण था ना ये बहुत पहले ही हो चुका था, और इसलिए वे लोगों ने क्या किया कि इस बीमारी के खिलाफ क्या है अपने शरीर के अंदर क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है विकसित कर ली थी। ठीक है, यानी उसको अगर यूरोप के लोगों को चेचक की बीमारी अगर होती थी तो वे ठीक हो जाती थी। ठीक है, और बाकी लोगों को पता नहीं था कि यह कौन सी बीमारी थी। यानी कि जो अमेरिका था वो बहुत सारे लाखों सालों से क्या है दुनिया से अलग थलग रहा था। ठीक है, अब जिस कारण से क्या है उसके लोगों के बीच में शरीर में क्या है यूरोप से जो आने वाली ये बीमारी थी इससे बचने के लिए कोई भी क्या है रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अब हुआ क्या कि यह नए स्थान पर जब चेचक ने जब अपना पैर फैलाना शुरू किया तो बहुत क्या मारक सिद्ध हुआ, यानी कि बहुत मारक साबित हुआ, यानी बहुत लोग मारे गए। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जब यूरोप के लोग वहाँ पहुँचे तो वे अपने साथ क्या है चेचक के कीटाणु भी ले गए। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की क्या किया पूरी आबादी ही साफ कर दी। अब देखिए युद्ध से शायद न जीत पाए लेकिन बीमारी से क्या होता था पूरे गांव के गांव इलाके के इलाके साफ हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि यूरोप के लोग आसानी से अमेरिका के लोगों पर क्या जीत हासिल कर पाए।
19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थीं, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। तो धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग जो क्या करते थे, सजा के डर से अमेरिका जाने लगे। ठीक है। 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय बाद चीन और जो भारत था, इसको क्या है, दुनिया के सबसे धनी देशों में क्या है, गिना जाता था। लेकिन 15वीं सदी से चीन ने क्या किया था कि भाई दूसरे देशों के साथ ये अपने संबंध को क्या है, कम कर दिया था, जिससे वह दुनिया से क्या है, अलग थलग पड़ने लगा। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? अमेरिका ने। अब देखिए, चीन की घटती भूमिका के कारण अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते क्या है, विश्व व्यापार का जो केंद्र ये अमेरिका बन गया, यानी कि पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब हम देखने वाले हैं कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1815 से लेकर 1914 के बीच में कौन कौन सी घटना घटी है, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 19वीं सदी में दुनिया क्या है, तेज़ी से बदलने लगी थी। 19वीं सदी का दौर था जो दुनिया में काफ़ी बदलाव आ रहे थे, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में आ रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं। ठीक है। जिससे विभिन्न देशों के रिश्तों को क्या है, एक नए ढर्रे से देखा जाने लगा, यानी कि ढाला जाने लगा। अब हुआ क्या कि जो अर्थशास्त्री थे वे मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय यानी कि लेन देन, ठीक है, यानी कि हम आदान प्रदान कर सकते हैं, यह 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से 3 प्रकार थे? यानी कि देखिए, व्यापार का आदान प्रदान होता था, जिसमें क्या है कि कपड़ा या गेहूं का व्यापार होता था। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि भाई श्रम का भी आदान प्रदान होता था, यानी कि लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। तीसरा जो होता था ये पूंजी का आदान प्रदान। ठीक है। हम कोई वस्तु को खरीदते थे तो यहाँ की पूंजी वहाँ देते थे। ठीक है। मंगाते थे तो ये पूंजी का भी आदान प्रदान हो जाता था। ठीक है। यानी कि काम या ज़्यादा समय के लिए दूर दराज क्षेत्रों में निवेश करना, यानी कि कम या ज़्यादा समय के लिए दूर दराज क्षेत्रों में निवेश करना, यानी कि लोग पैसा लगाते थे। ठीक है। कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए अलग अलग देशों या क्षेत्रों पर लोग क्या पैसा लगाते थे। ठीक है। अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था का उदय हुआ उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो औद्योगिक यूरोप में क्या है, खाद्य यानी कि भोजन उत्पादन और उपभोग के बदलते स्वरूप, यानी कि जो औद्योगिक यूरोप था वहाँ पर क्या है, जो भोजन उत्पादन और उपभोग के उसका जो बदलता स्वरूप, यानी कि स्वरूप जो बदल रहा था वो किस प्रकार से बदल रहा था। ठीक है। यानी कि सामान्य रूप से जो सभी देश थे ये क्या चाहते थे, ये भोजन के मामले में वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे। यानी कि जो सभी देश थे ना वे भोजन के रूप में क्या आत्मनिर्भर होना चाहते थे। ठीक। लेकिन वहीं पर एक ऐसा देश था जिसको हम ब्रिटेन कह सकते हैं, वो खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, यानी कि वे खाने पीने की वस्तु पर अगर आत्मनिर्भर बनता तो वहाँ के जो लोग हैं ना उनका जीवन स्तर क्या है, नीचे गिर जाता और समाज में जो क्या काफ़ी तनाव फैल जाता। कारण क्या था? क्योंकि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी क्या तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या है कि भाई देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। ठीक है। और उस देश में क्या है, भोजन की क्या है मांग बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे शहर फैले उद्योग भी बढ़ने लगे, कृषि उत्पाद की मांग भी बढ़ने लगी, जिससे क्या है, कृषि उत्पाद भी महंगे होने लगे। ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बड़े भूस्वामी हैं जिसको जमींदार कहते हैं, इनके दबाव में सरकार ने क्या किया कि मक्के के आयात पर क्या पाबंदी लगा दी। यानी कि जो मक्का क्या था दूसरे देशों से मंगाया जाता है। आयात मतलब होता है मंगाना, निर्यात मतलब होता है कि कोई वस्तु या सामान को अपने देश से दूसरे देश को भेजना, उसे कहते हैं निर्यात। तो बड़े बड़े भूस्वामी यानी कि जमींदारों के दबाव में सरकार ने क्या किया, मक्के के आयात पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाया गया था ना, क्या, कॉर्न लॉ, यानी हम कह सकते हैं कि बस जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कहते हैं कॉर्न लॉ।
ठीक है। खाद्य पदार्थों की जो ऊंची कीमतों से परेशान होकर जो उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने क्या किया, सरकार को मजबूर कर दिया कि वह जो कानून पर प्रतिबंध यानी कि मक्के पे जो प्रतिबंध लगाई थी उसको वो फौरन क्या है, समाप्त कर दे। सरकार ने भी यही किया कि भाई कॉर्न लॉ निरस्त कर दिया, यानी कि हो जाने का मतलब अगर क्या था कि ब्रिटेन में जिस कीमत पर, यानी कि अगर ये इस कानून को निरस्त कर दिया जाता है तो ब्रिटेन में क्या जिस कीमत पर खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है उससे सस्ते दाम पर क्या है कि वस्तुओं को दूसरे देश से मंगा सकते हैं। यानी देखिए, अगर मक्के पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको अगर हटा दिया जाता है तो ब्रिटेन में यानी कि जो खाने पीने की वस्तुओं का अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उससे सस्ता क्या सामान हम दूसरे देश से मंगा सकते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, ब्रिटेन के किसानों की जो हालत है काफ़ी बिगड़ने लगी, क्योंकि क्या है जब आयात माल की जो कीमत काफ़ी सस्ती थी वे उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो विशाल भूभाग पर क्या है, लोगों ने खेती भी बंद हो गई लोगों की। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए और लोग क्या करने लगे, बड़ी संख्या में काम की तलाश में क्या शहर को यानी उस शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ चलने लगे। अब कुछ लोग क्या है उस देश को ही छोड़कर दूसरे देश की तरफ जाने लगे। ठीक है। और फिर हुआ कि जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में क्या हुआ, खाने पीने की चीज़ों की भी मांग बढ़ने लगी। साथ ही क्या है, औद्योगिकरण से लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ब्रिटेन को और अधिक भोजन की आयात करने की जरूरत क्या पड़ने लगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है, ब्रिटेन की इस मांग को पूरा करने के लिए जो आसपास यानी कि पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन को साफ करके खेती की मांग यानी खेती की जाने लगी। यानी देखिए, जब हुआ क्या कि जब ब्रिटेन में क्या भोजन की और भी डिमांड होने लगी तो हुआ क्या कि यूरोप, पूर्वी यूरोप यानी कि रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में क्या है नई ज़मीनों को साफ करके वहाँ पर खेती की जाने लगी। ठीक है। अब सवाल था कि भाई अनाज को बंदरगाह तक भी सही समय पर भी पहुँचाने के लिए क्या है रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी कि अनाज को क्या टाइम टाइम क्या है लोगों तक पहुँचाया जाए, यानी कि बंदरगाह तक पहुँचाया जाए, जिसके लिए क्या है रेलवे लाइन को बिछाया गया ताकि अनाज को सीधे क्या है खेत से क्या है बंदरगाह तक पहुँचाया जा सके। ठीक है। कि अनाज को खेत से सीधे बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। और फिर क्या हुआ, नई ज़मीन पर जब खेती अगर की जाएगी तो वहाँ पर जो लोग आएंगे खेती करने के लिए उनको बसाने के लिए नए घर भी बनाना पड़ेगा और इसी के कारण नई नई बस्तियाँ भी बसाना भी ज़रूरी था। ठीक है। तो इन कामों के लिए बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत थी, श्रम की ज़रूरत थी। तो इसके लिए लंदन जैसे क्या वित्तीय केंद्रों ने यानी वहाँ से क्या पूंजी आने लगी। ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी होने लगी जिससे लोगों को वहाँ ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम का भी एक तरह से प्रवाह होने लगा। ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या है बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग क्या है 15 करोड़ लोग क्या है बेहतर भविष्य के लिए अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में क्या है काम की तलाश में निकल पड़े थे। ठीक है। 1890 तक आते आते कृषि के क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। इसके साथ ही श्रम के प्रवाह, पूंजी के प्रवाह और तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में भी क्या काफ़ी जटिल परिवर्तन हुआ। ठीक है। अब तकनीकी की भूमिका भी देख लीजिए, यानी कि जब तकनीकी के आने का क्या क्या बदलाव हुआ। जैसा कि पहले लोग क्या करते थे कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में क्या तकनीकों का भी काफ़ी एक अहम रोल था। ठीक है। जैसे क्या रेलवे के आ जाने से, भाप के इंजन के आ जाने से या टेलीग्राफ के आ जाने से लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ। रेलवे के द्वारा क्या हुआ था, बंदरगाह और आंतरिक भूभागों को आपस में क्या जोड़ा गया था और भाप के जहाज़ों से क्या माल को भी यानी कि भारी मात्रा में एक देश से दूसरे देशों को भेजा गया। और टेलीग्राफ की मदद से क्या है संचार व्यवस्था में भी काफ़ी तेज़ी आ गई, जिससे लंदन में क्या है लेन देन में बेहतरी आई। ठीक है। तो अब पानी की जहाज़ में क्या है एक नई तकनीकी आ गई जिसका नाम था रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन की तकनीकी। अब इस तकनीकी के द्वारा क्या था कि जो मांस के व्यापार को क्या है बहुत लाभ हुआ, यानी इस तकनीकी से आम लोगों का जो जीवन काफ़ी बेहतर हो गया था। क्यों हो गया था
क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, 1870 के दशक तक अमेरिका से जो यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। मांस का निर्यात न करके जानवरों को लोग जिंदा भेजते थे, और जिसमें क्या काफ़ी समस्या भी आती थी, यानी कि कुछ जानवर सफ़र में ही मर जाते थे या बीमार हो जाते थे। लेकिन जब ये तकनीकी आ गई रेफ्रिजरेशन की, तो इससे क्या है भाई, यूरोप में मांस के दाम भी सीधे गिर गए, क्योंकि यात्रा से पहले अब क्या लोग जानवरों को मारने लगे, ठीक है, क्योंकि मांस को भेजना था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से क्या है, यूरोप को मांस भेजा जाने लगा, ठीक है, जिससे अब यूरोप के गरीब से गरीब लोगों को क्या है, मांस क्या आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 19वीं सदी के आखिरी दशक में उपनिवेशवाद, यानी कि लोग क्या है, लोगों को गुलाम भी बनाने लगे। तो एक तरफ व्यापार के फैलने से क्या है, यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई थी, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इतना, सॉरी, इसका क्या है, बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका के मानचित्र को अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ के ज़्यादातर जो देश हैं, यानी कि उनकी जो सीमा है, यानी कि एक सीधी ही रेखा में, यानी कि लगता है कि भाई उन्हें फुट्टा, यानी कि स्केल के द्वारा क्या है, रखकर खींचा गया हो। 1885 में यूरोप के ताकतवर जो देश थे, इनकी एक मीटिंग हुई बर्लिन में, जिसमें अफ्रीकी देश को क्या है, आपस में बांट लिया गया, ठीक है। अब एक रिंडर पेस्ट या मवेशी बीमारी थी, यानी कि जो जानवरों में होता था, जिसका नाम था फ्लेग, ठीक है, यानी इसको रिंडर पेस्ट कह सकते हैं या मवेशी फ्लेग, ठीक है। चलिए देखते हैं ये बीमारी कौन सी थी, कब आई थी। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक एक तेज़ी से क्या फैलने वाला एक मवेशी यानी पशुओं में क्या है, एक फ्लेग था, ठीक है। यानी इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी गहरा पड़ा, यानी कि जब पशु ज़्यादा ज़्यादा मरने लगे, तो उनकी क्या है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। यानी अफ्रीका में यह बीमारी सबसे पहले 1880 के आखिरी सालों में दिखाई दी थी, जिसके कारण लगभग 90% जानवरों की क्या है, मृत्यु हो गई थी। अब जानवर जो होते थे, लोगों का एक तरह से आहार यानी कि भोजन थे, यानी कि पशुओं की मृत्यु से अफ्रीका के लोगों की क्या है, रोजी रोटी पर सीधा क्या है, रोजी रोटी ही खत्म हो गई थी, यानी कि जो ये जानवर थे, लोगों की रोजी रोटी ही थे। तो अब उन्हें क्या करना पड़ा कि मजबूर होकर क्या यूरोप के, यानी कि यूरोपियों के लिए क्या काम करने पड़े, यानी वो अब उनको क्या मजबूर होकर यूरोप के लोगों के लिए काम करना पड़ा। यानी कि जो पशु अब मरने से बच भी गए थे, तो उन्हें क्या यूरोपियों ने क्या अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। अब क्या है, भारत से बहुत सारे लोगों को क्या है, अनुबंध के रूप में, यानी कि श्रमिक के रूप में क्या है, दूसरे देशों को भेजे जाते थे, जिसको क्या है, गिरमिटिया मजदूर के रूप में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यानी अनुबंध के तहत जब एक मजदूर क्या होता था, उसको अपने मालिक के पास एक निश्चित समय के लिए जब काम करने के लिए भेजा जाता था, या वो तैयार हो जाता था, उसको क्या बंधुआ या अनुबंधित, जिसको गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे, ठीक है। अब क्या 19वीं सदी में भारत और चीन में क्या लाखों मजदूरों को क्या किया जाता, यानी कि 19वीं सदी में भारत और चीन में लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण कार्यों में क्या काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था, ठीक है। अब अनुबंधों में यह शर्त होती कि अगर मजदूर बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे, तो वे क्या है, स्वदेश लौट सकते हैं। अब भारत के जो ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक थे, वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से ही जाते थे। इन लोगों को कैरिबियाई द्वीप समूह मॉरिशस व फिजी भेजा जाता था, और कई लोगों को सिलोन और मलाया भी भेजा गया, ठीक है। तो बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को असम के चाय के बागान में भी काम करने के लिए ले जाया जाता था, और जो भर्ती करने वाले एजेंट होते थे, ये काफ़ी झूठे वादे करते थे, और मजदूरों को ये भी पता नहीं चल पाता था कि उन्हें जाना कहाँ है, और यात्रा के साधन क्या होंगे, यानी कैसे ले जाना है उनको, और क्या काम करना है, और जगह कौन सी होगी, और काम के जो जीवन के हालात भी कैसे होंगे, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था, ठीक है। और मजदूर के पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था कि वो उसका विरोध कर सके, और उन्हें काफ़ी यानी कि कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता था, या उस परिस्थिति में काम करना पड़ता था। तो 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादियों ने क्या किया था कि इस प्रथा का
विरोध करने लगे थे, जिसके कारण क्या है 1921 में इसे क्या है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया था। अब विदेश में क्या जो भारतीय उद्यमी यानी कि जो भारत के जो व्यापारी थे, विदेश में भी इनका क्या बहुत मान था। देखा जाता है कि विदेश में वो कैसे फैले। ठीक है, तो विश्व बाजार की बात की जाए तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के लिए पूंजी की काफ़ी आवश्यकता थी। जैसे बड़े बागान के जो लोग होते थे वे तो बाजार या बैंकों से पैसा ले लिया करते थे, लेकिन जो छोटे छोटे जो किसान होते थे इनका क्या हुआ, ये पैसा कहाँ से लेते थे? तो ये क्या करते थे कि भाई साहूकार या महाजन से पैसा लेते थे। तो धीरे धीरे क्या साहूजन यानी साहूकार और महाजन क्या अस्तित्व में आने लगे। भारत के बैंकर और व्यापारियों में अगर बात की जाती है तो शिकारी पुरी के श्रॉफ और नट्टुकोट्टी चेट्टियारों का नाम काफ़ी आता है, जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। ठीक है, यानी पैसा लगाते थे। तो भारत और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनकी अपनी एक क्या है व्यवस्थित पद्धति थी, यानी कि वे उनका एक पद्धति था कैसे पैसे भेजते थे। और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे जो भारतीय व्यापारी थे या महाजन थे ये भी क्या है पहुंचने लगे। और एक खास बात है कि भाई जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे ये तो इन्होंने यूरोपीय देशों से भी आगे निकल गए थे। ठीक है, और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े क्या है एम्पोरियम भी खोल दिए। अब भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था देखते हैं। तो भारत में पैदा जो होने वाली जो महीन कपास होती थी ना इसका क्या है यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। ठीक है, तो औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में भी कपास का भी उत्पादन होने लगा। ऐसा नहीं था कि भाई ब्रिटेन में कपास का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जो भारतीय कपास होते थे ना इसकी डिमांड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा होती थी। और इसी कारण से क्या है वहाँ के उद्योगपति जो लोग थे, इसी कारण से वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए। क्योंकि देखिए जब भारत के कपास की डिमांड यूरोप में होगी तो वहाँ पर जो कपास उत्पादन करने वाले लोग हैं उनका क्या है एक तरफ से क्या है कि उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो वहाँ के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि भाई भारत यानी कि जो बाहर से कपास आ रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा की जाए। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि सूती कपड़ों के आयात पर जो क्या किया उसने सीमा शुल्क बढ़ा दिया। अब देखो जो भारत के कपड़े थे अब सीमा शुल्क बढ़ाने की वजह से क्या वहाँ पर ज़्यादा पहुँच नहीं पाते थे। तो अब उससे क्या 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। ठीक है, अब देखिए तो 19वीं शताब्दी जब आने लगी तो जो ब्रिटिश में कपड़ा उत्पादन करने वाले लोग थे अब उन्होंने दूसरे देशों में भी अपने क्या है नए नए बाजार ढूंढने लगे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो भारतीय कपड़ों को क्या करना मिलने लगा कि ब्रिटिश बाज़ारों से बेदखल होने पड़ा, यानी कि ब्रिटिश के बाज़ारों से उन्हें बेदखल कर दिया गया। और इसी के साथ साथ दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार था उसमें भी काफ़ी क्या है कंपटीशन का सामना यानी कि प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ा। सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार भी गिरावट आ रही थी और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ रहा था। यानी देखिए क्या था कि इंग्लैंड के लोग इतने चालाक थे कि भारत से क्या है सूती कपड़ा यानी कि जो कच्चा माल था ना वो भारत से खरीदते थे सस्ते दामों पे और इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में बने हुए जो माल तैयार माल को वो भारत में बेचते थे महंगे दामों पर। ठीक है, इसमें यही कहा जा रहा है कि सूती कपड़ा के निर्यात में जो क्या काफ़ी लगातार गिरावट आ रही थी और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ रहा था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती करने का काफ़ी दबाव बनाया, क्योंकि भारत में उगाई जाने वाली जो अफीम थी ये चीन को निर्यात की जाती थी और अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उससे चाय व अन्य वस्तुओं के लिए वो क्या प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि भारत से जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन को भेजा जाता था और ब्रिटेन से तैयार माल क्या है भारतीय बाज़ारों में उच्च कीमत पर क्या है बेचने के लिए आता था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर यानी कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है और आगे के टॉपिक को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे क्या है भाग 2 यानी कि भाग 2 को आप आसानी से देख सकें अगली वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें
और अगली वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट में, ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और इसके आगे की वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखेंगे आप।